हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीट्यूब लाइब्रेरी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया के बारे में। ये हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। इसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी थ्रू करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये आज हम कवर करेंगे यहाँ पे। बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो देखते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेस टेरेस्ट्रियल, मराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. ओके, तो जो भी हमारी नैसर्गिक संपन्नता है, जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल, मराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, जो जिसे भी हम जलावरण, वातावरण, शिलावरण बोलते हैं। इन तीनों का मिश्रण जहाँ पे होता है वो पूरा एरिया, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे बड़े से एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, जहाँ पे नेचुरल बायोडाइवर्सिटी और उसका सस्टेनेबल यूज करने वाला ह्यूमन बींग, दोनों का कोरिलेशन या दोनों का मेल बिठाया जाता है। तो ऐसे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। ओके, देखते हैं आज हम इस टॉपिक की चर्चा क्यों करने वाले हैं। क्योंकि रिसेंटली द पन्ना नेशनल पार्क इज एडेड इन द यूनेस्कोस बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट। ओके, तो ये पन्ना नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश का है, इसको अभी अभी ये यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट है उसमें ऐड किया गया है। तो यूनेस्को के बारे में आपको पता होगा, ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो यूनेस्को है, इसका एक लिस्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट, उसमें रिसेंटली पन्ना नेशनल पार्क को ऐड किया गया है। ये भारत का 12वां ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व बना है जो कि ये यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में ऐड किया गया है। इससे पहले भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व को ऑलरेडी यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में ऐड किया जा चुका है। ओके, देखेंगे इस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो इसे तो पन्ना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पन्ना एंड छतरपुर। ओके, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये फैला हुआ है। It has declared as a UNESCO's Biosphere Reserve, a site that will serve as a lab to test innovative approaches to eco-conservation and sustainability. Okay, तो कोई भी ऐसी नेचुरल ब्यूटी या कोई भी ऐसा नेचुरल बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया जिसे हम अलग अलग इनोवेटिव तरीके से कंजर्व करना चाहते हैं और उसका सस्टेनेबल यूज भी करना चाहते हैं, तो ऐसे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को के माध्यम से ही अलग अलग इनोवेटिव अप्रोचेस अपनाए जाते हैं जो कि इको कंजर्वेशन और उसका सस्टेनेबल यूज के लिए काम में आते हैं। या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो उसमें ये पन्ना नेशनल पार्क भी आता है और ये पन्ना टाइगर रिजर्व भी आता है, जो कि जिसका मतलब एक पूरा जो एरिया है वो है 15,981 स्क्वायर किलोमीटर। और उसका जो कोर एरिया है, ये कोर एरिया क्या होता है, ट्रांजिशन एरिया क्या होता है, बफर एरिया क्या होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि उसका जो कोर एरिया है वो 576 स्क्वायर किलोमीटर इतना है। ओके, ये पन्ना नेशनल पार्क जो है इनिशियली सेटअप हुआ था 1981 में, 1981 में सेटअप हुआ था। और इट इज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व इन 1993 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमारे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, तो उसके तहत 1993 में उसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक सवाल का जवाब देना है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी में होता है, उसमें ऐसा कौन सा फेमस माइनिंग एरिया है, जो इनमें से कौन से पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस है। ओके, पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग माइनिंग। ये चारों में से कौन से ऑब्जेक्ट की माइनिंग के लिए ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे कॉपर, बी गोल्ड, सी प्लेटिनम, डी डायमंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर आपको मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा मैप पन्ना नेशनल पार्क का, कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पन्ना नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का और यूपी का कुछ पार्ट है, उसे बुंदेलखंड बोला जाता है। ओके, ये बुंदेलखंड के ये नॉर्दर्न पार्ट में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये केन रिवर जो है वो इसी पन्ना नेशनल पार्क में से गुजरती है। ओके, यहाँ पे आप और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा एरिया, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो। ओके,
तो इस तरीके का ये पूरा मैप है। यहाँ पे आप अलग-अलग चीज़ें जो भी मैप पे दिखाई है उसका इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो चलते हैं आगे। सो पन्ना टाइगर रिजर्व इज व्हाट? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व क्यों सिग्निफिकेंट है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इट इज अ प्राइम टाइगर लैंड लोकेटेड इन विंध्यास हिल इन द नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। ओके, सो यहाँ पे पहले एक भी टाइगर नहीं मिलता था, दूसरी जगह से टाइगर को यहाँ पे रिलोकेट किया गया। अब यहाँ पे 52 के आसपास टाइगर पॉपुलेशन अवेलेबल है। सो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इट इज। ओके, देन वी हैव दिस फ्रेजाइल इकोसिस्टम थ्रू डायनामिक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी आपको मिलेंगे। उसके बाद कैरेक्टराइज एज अ एक्सटेंसिव प्लेटूज एंड गॉर्जेस। तो यहाँ पे कुछ ये प्लेटू जैसा जो पठार जिसे हम बोलते हैं, तो ये एक्सटेंसिव प्लेटूज आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि सेंट्रल इंडिया के प्लेटू एरिया में आता है ये पूरा रीजन। और अलग अलग गॉर्जेस मिलेंगे क्योंकि यहाँ से अलग अलग रिवर्स फ्लो होती है। केन हमने देखी, बेटवा जो है उसके बाजू में से फ्लो होती है, जो कि वो दोनों सहायक नदियां है गंगा जी की। ओके, उसके बाद लैंड ऑफ मिसमराइजिंग वाटरफॉल, अलग अलग वाटरफॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेचुरल एंड आर्कियोलॉजिकल स्प्लेंडर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऐतिहासिक और नैसर्गिक जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लैंड ऑफ लीजेंड एंड कल्चरल रिचनेस, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, जो भी आदिवासी समुदाय यहाँ पे रहता है, अलग अलग लीजेंड यहाँ से पैदा हो चुके हैं। कल्चरल रिचनेस बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। ओके, सो ये बुंदेलखंड का रीजन इतिहास में भी आप देखोगे तो बहुत फेमस है। सो इस तरीके के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप खुद पढ़ सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ये जितनी भी चीज़ें ये मैंने जो भी मध्य प्रदेश का वन विभाग है उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से ली है। ओके, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनेस्को ने डिक्लेयर की हुई जो यूनेस्को का नेटवर्क है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं तो यहाँ पे दिया है, ये 11 है टोटल। और ये पन्ना रिजर्व जो है यहाँ पे बना है वो अभी 12वां हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले है ये सबसे पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में डिक्लेयर किया गया था एज पर यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट, वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरला में है। उसके बाद है ये पांचगनी जो कि सॉरी पंचमढ़ी जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ये मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो ये गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद ये नंदा देवी है उत्तराखंड में। कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय और आसाम में आपको मिलेगा। ज़्यादातर पार्ट उसका मेघालय में आता है। उसके बाद सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये यहाँ पे दिखेगा आपको बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के रीजन में। उसके बाद ये सिमलीपाल उड़ीसा में आता है। और ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि निकोबार आइलैंड के ऊपर स्थित है। तो इसी तरीके से ये 11 ऑलरेडी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑलरेडी शामिल थे। अभी 12वां शामिल हो चुका है। टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 में से अब फिलहाल 12 ऐसे है जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। चलो देखते हैं आगे। तो ये यूनेस्को का वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क के प्रोग्राम क्या है, उसके अंडर यूनेस्को एक और प्रोग्राम चलाता है जिसे MAB प्रोग्राम बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ओके, सो इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च बाय यूनेस्को इन 1971। 1971 में इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम ये जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये यूनेस्को ने लॉन्च किया था। उसका एम क्या है? इट्स एम्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट। जो इंसान और कुदरत या जो हमारा निसर्ग है इसमें जो भी संघर्ष चलता आ रहा है सदियों से, या जो भी ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट है उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें इंप्रूवमेंट लाना, ये काम इस प्रोग्राम का है। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है? इट प्रोवाइड्स यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग टू शेयर इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट बायोडाइवर्सिटी लॉस, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इंसानों की गतिविधि जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म सेक्टर होता है, या जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके वजह से जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जो भी बैड इम्पैक्ट आता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए
जो भी हमारी नैसर्गिक संपन्नता है उसका सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है। ओके, सो आपको याद रखना है यूनेस्को के ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंडिया के कितने बायोस्फीयर आते हैं? 12 आते हैं। टोटल इंडिया में कितने? 18 है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसका पर्पस क्या है देखो, टू कंजर्व इन situ all form of life along with its support system in its totality, so that it could serve as a referral system for monitoring and evaluating changes in natural ecosystem. Okay, in situ मतलब कहा, in situ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वो नैसर्गिक अधिवास है, जो भी वन्य प्राणी है, कोई वाइल्ड लाइफ है, जो प्लांट स्पेसीज है वहाँ के, जहाँ पे वहीं पे हमको उनका कंजर्वेशन करना है, उसे इन सिटू बोला जाता है। सपोज आप बीमार हो और आपको आपके घर में ही कुछ दवाइयाँ देके घर के एक कमरे में रख के आपको कोई उपचार कर दिया गया है, तो आप इन सिटू आपके ऊपर इलाज हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो एक्स सिटू, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख के आपको दवाइयाँ दी जाती है और आपका जो भी केयर है वो किया जाता है। सो इट इज़ एक्स सिटू। अगर ये चिड़ियाघर होता है या कोई प्राणी संग्रहालय होता है, उसमें अगर कोई वाइल्ड लाइफ को रख के हम उनका कंजर्वेशन करते हैं, उसे एक्स सीटू बोला जाता है। और जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटाट है, उनका जो नैसर्गिक अधिवास है, अगर वहीं पे उनका हम कंजर्वेशन करते हैं तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन बोला जाता है। सो ये मैन एंड बायोस्फीयर जो ये जो प्रोग्राम है यूनेस्को का, इसका मोटिव क्या है कि जो भी वाइल्ड लाइफ और प्लांट स्पेसीज है उनको इन सीटू कंजर्व करना है हमें। ओके, और जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करना है। ओके, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व of the world was established in 1979 under this man and biosphere program, and presently there are 18 existing biosphere reserves in India that we have already discussed. तो देखते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना। तो अगर आपने इतना बड़ा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए डेजिग्नेट कर दिया, तो इंसानों को भी कोई गतिविधियां होती है, हमारे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, कोई रेल कॉरिडोर होते हैं, कोई हाईवेज होते हैं, तो ऐसे जंगल के रास्ते, जंगल से होके अगर गुजरते हैं, तो हमें भी डिफाइन करना होगा ना कि बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर किस तरह कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व basically has a three zone. One is core zone, then we have buffer zone, and then we have transition zone. कोर जोन ऐसा जोन होता है कि जहाँ पे इंसानों की गतिविधियां पूरी तरीके से बैन होती है। वहां पे हम जा नहीं सकते, वहां पे कुछ हंटिंग कर नहीं सकते, वहां पे कुछ टिम्बर वगैरह हम वहां से कलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज होती है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, कोर एरिया कंजर्व द वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर एंडेमिक टू अ रीजन एंड बीइंग एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट। द कोर जोन इज फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, अगर वो प्लांट स्पेसीज या एनिमल स्पेसीज जो होती है वो उस पर्टिकुलर एरिया में एंडेमिक है, मतलब वो वहीं पे मिलती है, उस एरिया से अलावा और कहीं भी नहीं मिलती, तो उस स्पेसीज का अधिवास, उनका जो नैसर्गिक अधिवास है उसको कंजर्व करने के लिए कोर एरिया डिफाइन किया जाता है किसी बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके, उसके बाद आता है बफर जोन। द बफर जोन एडजॉइंट्स और सराउंड्स कोर जोन। Few human activities which do not adversely affect the environment, like restoration, limited recreation, tourism, fishing, grazing, research and educational activities are permitted in buffer zone. Okay, तो थोड़ा बहुत टूरिज्म होता है, मतलब क्या, वो जंगल सफारी वगैरह होती है ना, वो बफर जोन में अलाउ करते हैं। उसके बाद कोई रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कोई फोटो शूट करना है, आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज वहाँ पे अलाउड करते हैं। कोई रिसर्च और एजुकेशन रिलेटेड आपको कोई एक्टिविटी करनी है, तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन से वहाँ पे जा सकते हो। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको लिमिटेड अमाउंट में फिशिंग या ग्रेजिंग करने के लिए, उनके जो जानवर होते हैं उनको चराने के लिए वहाँ पे परमिशन मिल जाती है। तो ऐसे लिमिटेड एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है जिससे वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट है तो उसको कोई भी हार्म ना हो। इस तरीके की एक्टिविटीज़ परमिशन, इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है उनको वहाँ पे परमिशन मिलती है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन एरिया इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज अ जोन ऑफ कोऑपरेशन where conservation knowledge and management skills are applied, and it includes settlement, cropland, managed forest and area for intensive recreation. Okay, मतलब यहाँ पे आप कोई एडवेंचर पार्क सेटअप कर सकते हो, या कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, क्रॉप एरिया, आप एग्रीकल्चर फार्मिंग वहाँ पे कर सकते हो,
कोई छोटी-मोटी सेटलमेंट आप वहाँ पे बिछा सकते हो, कोई रेल रोड जा रहा है या कोई हाईवे जा रहा है तो उसको ट्रांजिशन ज़ोन से जाने की अनुमति होती है, लेकिन बफर और कोर ज़ोन में से हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इतना आपको याद रखना है, ओके? सो आशा है कि आपको ये स्ट्रक्चर और जो डिज़ाइन है बायोस्फीयर रिजर्व का ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। क्राइटेरिया क्या होते हैं? अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क और उसके जो सराउंडिंग का जो एरिया है उसे अगर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है देखते हैं चलो। सो कुछ प्राइमरी क्राइटेरिया होते हैं, कुछ सेकेंडरी क्राइटेरिया होते हैं। तो प्राइमरी क्राइटेरिया देखते हैं। अ साइट दैट मस्ट कंटेन इफेक्टिव प्रोटेक्टेड एंड minimally disturbed core area of value of nature conservation and should include additional land and water suitable for research and demonstration of sustainable methods of research and management. Okay, इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसा कोर एरिया जो कि ह्यूमन टच उसको हुआ ही नहीं है, तो ऐसा एरिया होना चाहिए और उसके आजू बाजू में कुछ ये एडिशनल जो जिसकी कुछ नेचर कंजर्वेशन के हिसाब से कुछ एडिशनल वैल्यू है जो कि वहाँ से मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो नेचर डिप्लीट हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए और उसके अंदर जो कोर एरिया है उसको बचाने के लिए अगर वहाँ पे मिनिमल जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होता है तो ऐसी साइट को हम बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, द कोर एरिया शुड बी टिपिकल ऑफ बायोजियोग्राफिकल यूनिट एंड लार्ज इनफ टू सस्टेन वायबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल है, ऊर्जा की जो पिरामिड होता है, ओके, तो ट्रॉफिक लेवल जिसे बोलते हैं, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर, इस तरीके से ये पिरामिड होता है, राइट, जिसे हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल अच्छे से वहाँ पे मौजूद हो, एक बायोजियोग्राफिकल ये अच्छे से यूनिट हो वो पूरा, तो उस एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे डेजिग्नेट कर सकते हैं। सेकेंडरी क्राइटेरिया होते हैं कुछ, एरिया हैविंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, कुछ ऐसी रेयर स्पीसीज वहाँ पे मिलती हो जो कि एंडेंजर्ड हो उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद एरियाज हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल एंड माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस एंड इंडिजिनियस वैरायटीज ऑफ बायोटा, कुछ ऐसी स्थानिक प्रजातियां जो कि अलग अलग वनस्पतियां, अलग अलग फूल पौधे जो भी है उनके अलग अगर वहाँ पे मिलती है, तो ऐसे सॉइल एंड माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के एरिया में हम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। एरिया पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरमेंट। तो जो भी ट्राइबल लोग हैं या जो भी ग्रामीण लोग वहाँ पे बसते हैं, तो उनको एक सस्टेनेबल वे में या हार्मोनियस वे में अगर उस एनवायरनमेंट का लाभ उठाना है, तो इस एरिया को भी बायोस्फीयर रिजर्व में कंसिडर किया जाता है। अगर ऐसी पॉपुलेशन उस एरिया में रहती है तो उसको उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। और जो स्थानिक लोग हैं वहाँ पे जो भी आदिवासी रहते हैं उनकी मदद से और कुछ मैनेजमेंट टेक्निक जो होती है कंजर्वेशन की, जो भी नेचर कंजर्वेशन की टेक्निक होती है, यूनेस्को उन लोगों को ट्रेन करके वहाँ का कंजर्वेशन एफर्ट और ज़्यादा बढ़ाता है, उस एरिया को और अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो इस तरीके के क्राइटेरिया होते हैं जिनका यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। हम मतलब कौन करता है, यूनेस्को करता है, ओके। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा जो टॉपिक था वो डिस्कस किया। इंडिया में कौन-कौन से बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं कि जिनका ज़िक्र यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के लिस्ट में होता है, जिसे हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी बोलते हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ जो हमने पहले देखा था, तो उसका आंसर देखते हैं। तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे डायमंड, डायमंड की खदानें मिलेंगी, ओके। और भारत में ऐसा एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डायमंड हमें मिलते हैं। सो याद रखना है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, this question might be asked in different exams, that Panna district located in MP, it is famous for which of the following mining? So it is famous for diamond mining, okay। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया। आपको अगर कोई सवाल है आपके मन में या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, ओके। सो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।